Gurus appear when we truly need them, results fructify when we walk with them। इसका मतलब ये हुआ कि हमें गुरु की ज़रूरत पड़ती है जब हमें एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है, हमें एक डेस्टिनेशन की ज़रूरत होती है, हमें एक गाइड की ज़रूरत होती है जो हमें गाइड कर सके और एक सही पाथ में हमें लेके जा सके। ठीक है, लेकिन रिजल्ट फ्रुक्टिफाई मतलब रिजल्ट हमें फ्रूटफुल रिजल्ट हमें कब मिलेगा? जब हम रेगुलरली हार्ड वर्क करेंगे, रेगुलरली पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हम टॉप करें तो मार्क्स से टॉप नहीं होते। हमें बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, हमें अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना पड़ता है। तो रेगुलर हार्ड वर्क से आप वो रिजल्ट पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। सो हमें क्या करना है? हार्ड वर्क करना है। So, hello dear student, this is Priya Kodiyal. I am a biology teacher, NEET and CTET qualified too. I am here to guide you. Through this medium, I will solve your doubts of class 11 biology. Today, we will start with the first chapter. Its name is the living world. तो हम जनरल इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखने वाले क्या क्या चीज़ें आज हम कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट थिंग इज दैट नेचर एंड स्कोप ऑफ बायोलॉजी टुडे वी आर गोइंग टू कवर, characters of living being we are going to cover, and we are going to take some important questions about them, what we have जो भी हम पढ़ेंगे उसके कुछ important questions लेने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। सो दिस इज द नेम ऑफ द चैप्टर, लाइक द लिविंग वर्ड। So this is the quote that I have told you at the very starting. Gurus appears when we truly need them. Results fructify when we work for them. तो हमें वर्क करते रहना है। अगर हम वर्क नहीं करेंगे, रेगुलर नहीं रहेंगे, तो मुश्किल है हमारा कहाँ पर जाना, अपनी डेस्टिनेशन को अचीव करना। तो हार्ड वर्क ज़रूरी है और रेगुलरिटी तो बहुत ही ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। सो बायोलॉजी इज ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं। अब लिविंग कौन होते हैं? ह्यूमंस को हम लिविंग बींग कहते हैं, एनिमल्स को हम लिविंग बींग कहते हैं, और साथ साथ में प्लांट्स भी हमारे लिविंग बींग्स होते हैं। अब ये मत कहिएगा कि मैम यूनिसेलुलर क्या लिविंग नहीं होते? येस, यूनिसेलुलर टू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लिविंग होते हैं। वी आर कम्स इन मल्टी सेलुलर, ओके, और बहुत सारे लिविंग सेल्स भी है, लाइक बैक्टीरिया इज द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, bacteria is a living unicellular organism, so it is also a living. So unicellular से लेके जो सेल की ऑर्गेनाइजेशन होती है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है, मल्टी सेलुलर तक होती है। एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट। द टर्म बायोलॉजी इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, बायोस दैट मीन्स लाइफ एंड लोगस दैट मीन्स स्टडी। देखिए, बायोलॉजी इज नॉट अ सिंगल वर्ड। बायोलॉजी क्या है? सिंगल वर्ड नहीं है, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड। ये दो वर्ड्स की कॉम्बिनेशन से बना है। अब ये दो वर्ड कौन कौन से है? देखिए, अगर बायोलॉजी में अगर कोई वर्ड का मतलब आपको नहीं पता चल रहा है तो जस्ट एक चीज़ है कि आप उसको स्प्लिट कर दीजिए। जब आपको स्प्लिट कर दोगे तो आपको ज़रूर उसका मतलब पता चल जाएगा। ये ट्रिक सिर्फ बायोलॉजी में यूज़ करनी है आपको। ओके देन, सो बायोलॉजी हम कह रहे थे कि तो बायोलॉजी का बायो का मतलब होता है लाइफ। ऐसे कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसके पास लाइफ प्रेजेंट है, और अगर किस बारे में हम स्टडी करते हैं तो दैट इज कंस्टिट्यूट टू द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी नॉट नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट। सो एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। देखिए, फादर हम किनको कहते हैं? जैसे कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर साइंटिस्ट, कोई भी साइंटिस्ट एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक ग्रेट थ्योरी देता है, डिस्कवरी देता है ना, तो या इन्वेंशन करता है, तो हम उसको एक फादर का टाइटल देते हैं क्योंकि उन्होंने उस फील्ड को और ज़्यादा इन्हांस करा है, इम्प्रूव्ड किया है, राइट। तो हम उनको फादर की एक टाइटल है वो देते हैं। तो उसी तरीके से बायोलॉजी में आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में तो ज़रूर पता होगा, लेकिन बायोलॉजी में जिन्होंने ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है वो हैं एरिस्टोटल, इसीलिए इनको फादर ऑफ बायोलॉजी का टाइटल मिला हुआ है। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट। जूलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल। जैसे कि अभी हमने पढ़ा है कि बायोलॉजी का मतलब होता है लाइफ, और लाइफ एग्जिस्ट करती है लिविंग बींग्स में। और लिविंग बींग्स कौन कौन से होते हैं? एनिमल्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, एंड प्लांट्स भी होते हैं। लेकिन दोनों अलग अलग है, प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर ही ह्यूमन बींग्स आते हैं, आप है ना। तो हम पढ़ेंगे अभी क्लासिफिकेशन में कि किस तरीके से एनिमल्स के ही अंदर ह्यूमन बींग्स पे आते हैं। तो ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स अलग होते हैं और प्लांट्स अलग होते हैं क्योंकि दोनों का जो बहुत डिफरेंस है दोनों में।
तो अगर हम केवल प्लांट्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो वो एक डिफरेंट ब्रांच हो जाती है, लेकिन जब हम केवल एनिमल्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, वी आर ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट the animal in the group of the animals, so that is why if you are studying about the human being, if you are studying about the animals, so then this will become the new branch or the separate branch, and it is known as zoology. So zoology is this branch of science that deals with the study of animal. Now come to the botany. Botany is the branch of science that deals with the study of plant. Like if you are talking about the plant, if you are reading something about plant, if you are discovering anything about plant, if you searching, like हम कोई search कर रहे, we are doing research on a particular plant, so that constitute with the study of plant, and this is the separate branch, okay, and it is known as botany. The botany is a separate branch in which we study about the plants. Okay, now come to the next. So this is very interesting point. Okay, so botany is also known as the phytology. Botany को ही हम phytology भी बोलते हैं, तो उसका ध्यान रखेंगे हम. Now come to the next point. Theophrastus, a student of Aristotle, first described about 500 plants of food and medicinal value and other economic uses in his historic book Historia Planetarum, and is known as father of botany. देखिए मैंने आपको कहा था अभी कि फादर टाइटल हम उसी के आगे लिखते हैं या उसी को देते हैं जो कि बहुत एक ग्रेट कंट्रीब्यूशन देता है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में. तो उसी तरीके से थियोफ्रेस्टस जो कि एक एरिस्टोटल के ही स्टूडेंट थे, लाइक यू आर माई स्टूडेंट, है ना, तो बिल्कुल ऐसे ही एरिस्टोटल क्या थे, एरिस्टोटल थियोफ्रेस्टस के स्टूडेंट थे और इनको बहुत इंटरेस्ट था प्लांट्स के बारे में स्टडी करना. ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इनका बहुत मन था, इंटरेस्ट था. कहते हैं ना कि जो इंटरेस्ट आपका आपने बायोलॉजी ऑप्ट किया है, आपने कुछ सोच समझ के बायोलॉजी ऑप्ट किया है एज अ मेन सब्जेक्ट. ठीक है, आप कुछ लोग डॉक्टर बनना चाहते होंगे, कुछ लोग फार्माकोलॉजिकल में जाना चाहते होंगे, कुछ लोग नर्स बनना चाहते होंगे, कुछ रिसर्च में जाना चाहते होंगे, कुछ क्लिनिकल रिसर्च में जाना चाहते होंगे. तो एक अलग अलग थॉट लेकर आप यहाँ पर आए हैं. लेकिन 11th के बाद पता नहीं में क्या हो जाता है, हम अपनी जो डेस्टिनेशन है, जो डेस्टिनी है, उस पर काम नहीं करते हैं, अपने ड्रीम पे काम नहीं करते हैं, और कहीं ना कहीं वो जो ड्रीम हमारा वो छूट जाता है. ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, कंटिन्यू मेंटेन रहना है. ये चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई है कि गुरु ऑलवेज इज देयर, वो आपको गाइड करने के लिए है, लेकिन आपको हार्ड वर्क हमेशा करना पड़ेगा, रेगुलरली करना पड़ेगा. ठीक है, तो तभी आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाओगे, फ्रूटफुल रिजल्ट आपको तभी मिल पाएगा. ठीक है, तो यही एरिस्टोटल ने भी किया था. एरिस्टोटल ने देखा कि उनके जो टीचर हैं वो फादर ऑफ बायोलॉजी हैं, उनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ प्लांट्स में, और उन्होंने 500 प्लांट्स के बारे में, जिस टाइम पे बायोलॉजी एक न्यूली डेवलप्ड ब्रांच एक ब्रांच थी, उस टाइम पे 500 प्लांट्स के बारे में उन्होंने फूड की इंपॉर्टेंस की, कौन से प्लांट्स से हमें फूड मिलता है, और एनिमल्स की एंड मेडिसिनल वैल्यू की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया. साथ में उसके इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस के बारे में भी इन्होंने बताया और अपनी बुक में लिख दिया, जिसका नाम था हिस्टोरिया प्लैनेटरम. ठीक है, ये कई बार नीट के एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, इसीलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ बॉटनी. ठीक है, चलिएगा ऑन द नेक्स्ट पॉइंट. Historia Planetarum, written by the Theophrastus, considered to be the oldest available literature in the field of botany. बॉटनी की फील्ड में लाइक हमारी गीता है ना, लिटरेचर हमारे ओल्डेस्ट एंशियंट लिटरेचर, महाभारत है, रामायण है. So these are the oldest holy literatures. Okay, so like similarly like that, here the book was written by the थियोफ्रेस्टस, जिसमें इन्होंने प्लांट्स के बारे में बताया. देखिए हमारे जो हमारी हिस्टोरिक बुक्स हैं, लाइक हमारे जो होली बुक्स हैं, उसमें भी मेडिसिनल इम्पॉर्टेंस के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत टाइम पहले, हमारे ऋषियों ने पहले ही बता चुके थे. बट थियोफ्रेस्टस ने 500 प्लांट्स के बारे में एक पब्लिकली एक बुक को पब्लिश किया, और उस बुक का नाम था हिस्टोरिया प्लैनेटरम, जिसकी वजह से उनको फादर ऑफ बॉटनी का टाइटल मिला. और इसी को ओल्डेस्ट लिटरेचर बोलते हैं. ओल्डेस्ट लिटरेचर है ये बॉटनी का, जो कि अब तक का अवेलेबल है. ठीक है, विलियम रॉक्सबर्ग. ठीक है, इट्स विलियम. सो विलियम रॉक्सबर्ग इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन बॉटनी. ओके, विलियम रॉक्सबर्ग को इंडियन बॉटनी का फादर बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने इंडियन जो प्लांट्स है उनकी डिस्कवरी के लिए, उनके मेडिसिनल और फूड की या इकोनॉमिकल इम्पॉर्टेंस के बारे में बताया. तो इसलिए इसी वजह से हम इनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इंडियन बॉटनी इनको बोला जाता है. ठीक है, तो विलियम रॉक्सबर्ग थे. उसके बाद आते हैं प्लानी के बारे में हम पढ़ते हैं. ठीक है, तो प्लानी द एल्डर थे. इन्होंने मेंशन किए थे 1000 प्लांट्स, और 1000 प्लांट्स की इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस के बारे में इन्होंने पढ़ा था.
और इन्होंने अपनी बुक हिस्टोरिया नेचुरलिस में इसके बारे में लिखा था। ठीक है, हिस्टोरिया नेचुरलिस में इन्होंने इसके बारे में लिखा था कि कैसे 1000 प्लांट्स की क्या इकोनॉमिकल वैल्यू है, क्या वो मतलब कौन से प्लांट्स ऐसे हैं जो एज अ फूड यूज़ किए जाते हैं, कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनको खाया नहीं जाता, तो उसके बारे में इन्होंने बताया था। Okay, so Pliny the Elder mentioned over 1000 plants of economic use in his book Historia Naturalis। देखिए इनके बुक का नाम था Historia Naturalis, जिसमें इन्होंने इसके बारे में प्लांट्स के मेडिसिनल और फूड और इकोनॉमिकल वैल्यू के बारे में बताया था। तो दिस इज द Pliny the Elder, this is the book Historia Naturalis written by Pliny the Elder, and this is the Historia Planetarum written by Theophrastus। And because of this book, like, see, because of this book, Theophrastus got the title father of botany, so it is very important, and this is the oldest available literature in the field of botany. Now come to the chapter that is living world. So there is no clear cut definition of life, as life is mysterious। life बहुत ज़्यादा mysterious है, तो उसके बारे में कोई particular definition तो है नहीं। But there are following characters by which living organisms can be distinguished from the non-living organisms। ठीक है, मतलब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं, लाइफ बहुत मिस्टीरियस है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं लाइफ के बारे में जिसको हम कभी जान ही नहीं पाए हैं और अभी जानना बाकी है, और काफ़ी सारी चीज़ों में तो अभी भी रिसर्च कंटिन्यू है। लेकिन लिविंग एंड नॉन लिविंग का जो डिफरेंस है वो हम इजीली बता सकते हैं, वो हमें पता है। लेकिन हम कैसे बता सकते हैं उसके बारे में, क्योंकि कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनके बारे में हमें पता है, और उसके कंपैरिजन में हम बता सकते हैं कि नॉन लिविंग एंड नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली टर्म है वो है प्रोटोप्लाज्म। लाइक प्रोटोप्लाज्म एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो केवल लिविंग सेल्स में ही प्रेजेंट होता है। देखिए, प्रोटोप्लाज्म एक ऐसा केमिकल है, इट इज अ कॉम्बिनेशन, इट इज अ मिक्सचर ऑफ केमिकल्स जो कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही होता है, ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट नहीं होता। सो अब पहले तो आप बोलते थे कि जो रेस्पायर कर सकते हैं, लेकिन आपको अब आप 11th स्टैंडर्ड में आ गए, थोड़ा एक लेवल अप हो गया है आपका, तो आपको ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है कि जिसके पास भी प्रोटोप्लाज्म है सेल में, उसी को लिविंग ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। The second thing is that all vital activities performed in protoplasm, and thus Huxley called it as basis of life, the physical basis of life। देखिए, Huxley ने इसका टर्म दिया था सबसे पहले। Huxley वो साइंटिस्ट थे जिसमें Huxley ने इसके बारे में मतलब प्रोटोप्लाज्म के बारे में सबसे पहले डिस्कवरी की थी, तो इसीलिए इनको इन्होंने बताया था कि प्रोटोप्लाज्म है फिजिकल बेसिस है लाइफ का। मतलब अगर फिजिकल फॉर्म में अगर हमें को चाहिए जो कि हम बता सके लाइफ के बारे में, तो वो है प्रोटोप्लाज्म। लाइक इस एक सेल में आप बता सकते हैं, लाइक दिस इज द सेल मेम्ब्रेन विच इज नॉन लिविंग, दिस इज वैक्यूल जिसमें कि फूड जो भी रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो यहाँ पे स्टोर करके रखा जाता है। जैसे कि प्लांट में रिजर्व फूड मटेरियल होता है स्टार्च, और एनिमल में रिजर्व फूड मटेरियल होता है ग्लाइकोजन, तो वो इन्हीं वैक्यूल्स में स्टोर्ड होता है। एंड न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म टुगेदर मेक्स प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, यही एक प्रोटोप्लाज्म होता है जो लिविंग होता है, बाकी सेल वॉल भी नॉन लिविंग होती है। तो दीज आर द कांस्टेंट विच आर नॉन लिविंग इन द सेल, एंड दीज आर द कांस्टेंट विच आर लिविंग इन द सेल। ओके, सो नाउ कम ऑन द नेक्स्ट। सो यहाँ पे अब हम सेलुलर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रक्चरल यूनिट कॉल्ड सेल। देखिए, जितने भी नॉन लिविंग हैं वो सेल से मिलकर नहीं बनते, उनके पास सेल नहीं होता। ठीक है, वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। फेयरएस जो सेल है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में है, वो सेल से मिलकर बने हुए हैं। दिस इज द आपने सेल थ्योरी में भी पढ़ा होगा। सिल्डन ने एक थ्योरी दी थी जिसमें उन्होंने सेल थ्योरी जिसका नाम दिया था, और उन्होंने सेल थ्योरी में बताया था कि किस तरीके से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे छोटी एंटिटी सेल है। ठीक है, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो सेल से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, नाउ एन ऑर्गेनिज्म में भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, लेकिन सेल के नंबर कितने प्रेजेंट हैं बॉडी में, इसके बेसिस पे जो एनिमल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। या तो एनिमल और प्लांट दो टाइप के होते हैं, या तो वो यूनिसेलुलर होंगे। अगर एक बॉडी के अंदर सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसको कहेंगे यूनिसेलुलर। लेकिन एक से ज़्यादा सेल प्रेजेंट है तो उसको कहेंगे मल्टी सेलुलर। ठीक है, एक से ज़्यादा सेल प्रेजेंट है तो उसे मल्टी सेलुलर कहा जाएगा, और एक ही सेल प्रेजेंट है तो उसको यूनिसेलुलर कहा जाएगा। सबसे पहले जो टर्म दी थी सेल की वो दी थी रॉबर्ट हुक ने। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है।
नाउ लाइफ साइकिल कैसी होती है, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका एक डेफिनेट लाइफ साइकिल होती है, और उस लाइफ साइकिल में ये सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि उसमें बर्थ आएगा। सबसे पहले कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो बर्थ करता है, फिर उसके अंदर ग्रोथ होती है, फिर जब वो फुली मैच्योर हो जाता है तो फिर वो रिप्रोडक्शन करता है, रिप्रोडक्शन के बाद ओल्ड एज आती है और अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाती है। तो दीज आर द इवेंट जो कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी के अंदर होंगी। लिविंग बॉडी के अंदर लिविंग बॉडी के साथ ही ये सारे इवेंट्स होंगे, जबकि अगर कोई नॉन लिविंग है तो उसके अंदर ये सारे इवेंट्स नहीं होते हैं। तो आज हमने इतना ही कवर किया। चलिए एक लुक ले लेते हैं आज हमने क्या क्या चीज़ें कवर की हैं। तो हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन लिया, हमने स्टार्ट किया एक बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल से कोट के साथ, और हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि आज हमें क्या क्या पढ़ना है, हमने जनरल इंट्रोडक्शन ली है। साथ ही साथ में हमने कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने जाना कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बायोलॉजी और इसके ब्रांचेस क्या क्या होती हैं, जैसे कि हमने जूलॉजी के बारे में और बॉटनी के बारे में पढ़ा। साथ ही साथ में हम थियोफ्रेस्टस, एरिस्टोटल और विलियम पैली द प्लेंडर और विलियम प्रॉस्पर्स के बारे में, कि बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट के बारे में, और उनकी ओल्डेस्ट जो एंशियंट लिटरेचर है उनका बॉटनी का, तो ये हमने उसके बारे में आज अच्छे से डिटेल में पढ़ा है। साथ साथ में हमने स्टार्ट किया है कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो आज हमने सारी कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट नहीं की हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो जो आज हमने कवर किया है वो क्या है, प्रोटोप्लाज्म। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लाइक प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल बॉडी। एंड साथ साथ में हमने यहाँ पे एक साइंटिस्ट के बारे में, हेक्सले के बारे में पढ़ा है, जिन्होंने फिजिकल बेसिस बताया है प्रोटोप्लाज्म को। साथ में हमने सेलुलर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है, और एट लास्ट हमने लाइफ साइकिल में डील किया है। अब हम देख लेते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ले लेते हैं। तो ये क्वेश्चन ये है, हु सेड प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। किसने कहा है कि प्रोटोप्लाज्म फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है? नेम द साइंटिस्ट। उस साइंटिस्ट का नाम बताइए। क्वेश्चन आपके लिए है। एरिस्टोटल इज नोन एज, एरिस्टोटल को क्या बोला जाता है? ठीक है। एंड नेम द ओल्डेस्ट अवेलेबल लिटरेचर इन द फील्ड ऑफ बॉटनी। बॉटनी के फील्ड में जो ओल्डेस्ट लिटरेचर है उसके बारे में हमें बताइए। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं, लेकिन दीज आर द 3 क्वेश्चन जिसके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिएगा। तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, अच्छे से मेहनत कीजिए, और कोई भी डाउट हो हम यहाँ पर हैं आपके सॉल्व करने के लिए। टिल देन बाय बाय, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।